हेलो दोस्तों, नया टॉपिक लेकर आया हूँ तापमान, जिसे इंग्लिश में कहता है टेम्परेचर। तो चलिए जानते हैं तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है, तापमान किसे कहते हैं और तापमान जो है किन के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए, उन स्टूडेंट के लिए चैप्टर बहुत आवश्यकपूर्ण है जो बीए में हैं, भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं। उनके लिए तापमान एक चैप्टर आता है जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए तापमान बताता हूँ और इसके साथ साथ सूर्यताप और तापमान में अंतर बता दूंगा और तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो बताऊंगा फिलहाल इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तापमान क्या है, तापमान किसे कहते हैं। तो किसी स्थान पर मानक अवस्था स्टैंडर्ड कंडीशन में मापी गई भूतल से लगभग 1 मीटर ऊंची वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। तो कोई भी स्थान है, किसी भी लोकेशन पर, आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी देश में हो, अगर वहाँ उस स्थान पर एक मानक अवस्था से, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में मापी गई कोई धरातल जो है, भूतल मतलब कोई धरातल से लगभग 1 मीटर, मान लो कोई धरातल है, कोई सरफेस है, वहाँ से 1 मीटर ऊंचा हम लें, ऐसे ही 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर यहाँ पर ले, 1 मीटर ऊंची वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। तो जो 1 मीटर ऊंचाई पर, हम धरातल से 1 मीटर की ऊंचाई पर जब किसी वायु की गर्मी को मापते हैं, उसी को उस स्थान का हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं या टेम्परेचर कहते हैं। अर्थात यूँ समझो आप कि आप किसी लोकेशन में खड़े हो और वहाँ पर कोई वायु है और वहाँ पर वायु है, निम्न वायु या उच्च वायुदाब, या ठंडी या गर्म वायु है, ठीक है। तो अगर वहाँ पर आप खड़े हो और वहाँ पर आप किसी मापन यंत्र से उस जगह का तापमान, उस हवा का तापमान मापते हो, तो उसी को हम उस स्थान का तापमान कहते हैं। चलो अब आगे समझते हैं। सूर्यताप प्राप्त होने से पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो सूर्य से जो तापमान प्राप्त होता है, जो टेम्परेचर प्राप्त होता है, उससे पृथ्वी की गर्मी बढ़ जाती है। प्रायः सूर्यताप तथा तापमान को पर्यायवाची ही समझा जाता है, परंतु दोनों शब्दों के भिन्न अर्थ हैं और ये दो शब्द भिन्न अवधारणाओं के द्योतक हैं। ये बात भिन्न विवरण से स्पष्ट हो जाती है। तो देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जो तापमान और सूर्यताप है, ये दोनों पर्यायवाची ही समझा जाता है, लेकिन दोनों जो शब्द हैं वो भिन्न होते हैं। अब इनमें अंतर होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि तापमान क्या है और सूर्यताप क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे कि आप समझ लिए, किसी भी स्थान, एक संक्षिप्त में, शॉर्ट में समझ लीजिए, तापमान किसे कहते हैं। किसी भी स्थान पर जब किसी मापक यंत्र से उस स्थान से 1 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है, किसी वायु को जब हम मापते हैं, तो उस स्थान को हम तापमान कहते हैं, या उस स्थान के जो वायु में गर्मी है 1 मीटर की ऊंचाई पर, उसी को हम तापमान कहते हैं। क्लियर। चलिए अब सूर्यताप और तापमान में अंतर बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सूर्यताप 5 पॉइंट है, तापमान 5 पॉइंट है। सूर्यताप को इंसोलेशन कहा जाता है इंग्लिश में, और तापमान को टेम्परेचर कहा जाता है। पहला अंतर। अब देखिए यहाँ पर अंतर देखिए, अब सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने वाली ऊष्मा को सूर्यताप कहते हैं। ये तो सूर्यताप है, जब हम सूर्य से कोई ऊष्मा पृथ्वी पर आती है, उसे हम सूर्यताप कहते हैं। अब तापमान क्या होता है, पहला देख लीजिए। तापमान गर्मी का मान, डिग्री ऑफ हॉटनेस है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई स्थान या वस्तु कितनी गर्म है। तो देखिए, जो सूर्यताप है वो किसी पृथ्वी या किसी ग्रह पर पहुंचने वाला एक ऊष्मा या ताप होता है, और तापमान किसी स्थान पर, कोई भी स्थान, वहाँ पर गर्म कितना, उसे हम तापमान कहते हैं, कोई स्थान कितना गर्म है। दूसरा है सूर्यताप, एक प्रकार की ऊर्जा जिसे कैलोरी में मापा जाता है। तो सूर्यताप एक प्रकार की ऊर्जा है। इसमें देखिए तापमान क्या है, तापमान ऊष्मा का माप है जिसे थर्मामीटर द्वारा अंशों या डिग्रीज कहा जाता है में मापा जाता है। वायु के तापमान को फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड अथवा र्यूमर डिग्री में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, आप लोग फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड ही जानते थे, लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है, र्यूमर जिसे कहता है। र्यूमर डिग्री में भी व्यक्त किया जाता है तापमान को। अब तीसरा देखते हैं, सूर्यताप अर्थात ऊष्मा केवल कारण मात्र है। जब कोई वस्तु ऊष्मा धारण करती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तो जो सूर्यताप है वो केवल
कारण मात्र है। जब कोई भी वस्तु है, पृथ्वी पर कोई भी वस्तु उसको धारण करती है उस गर्मी को, तो वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। जैसे धरातल एग्जाम्पल ले लीजिए, सूर्य का प्रकाश आता है, उसको अवशोषित कर लेता है, तो वहाँ की ऊष्मा बढ़ जाती है। अब तापमान, तीसरा पॉइंट क्या है? तापमान सूर्यताप का प्रभाव है। अतः सूर्यताप तथा तापमान का कारण और प्रभाव का संबंध है। तो देखिए यहाँ पर फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि तापमान जो सूर्यताप का प्रभाव है, जब सूर्यताप का वहाँ किसी धरातल पर कोई प्रभाव पड़ता है तभी तो वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। तो दोनों में कॉज एंड इफेक्ट है। तो वही यहाँ पर देखिए कह रहा है, अतः सूर्यताप तथा तापमान का कारण और प्रभाव है। तो सूर्यताप जो है ये तापमान बढ़ने का कारण है। अगर सूर्यताप ना रहे तो तापमान नहीं बढ़ेगा। चौथा पॉइंट क्या है? सूर्यताप एक पदार्थ से ऊष्मा दूसरे पदार्थ की ओर उन पदार्थों की ऊष्मा की मात्राओं में अंतर होने पर भी नहीं चलती है। अब देखिए तापमान, एक पदार्थ से ऊष्मा दूसरे पदार्थ की ओर उन पदार्थों के तापमानों में अंतर होने से चलती है। तो देखिए इसमें अंतर होने से नहीं चलती है, इसमें अंतर होने से ही चलती है किसी भी पदार्थ में। पांचवा पॉइंट है, अधिक ऊष्मा न होते हुए भी किसी पदार्थ का तापमान अधिक ऊंचा हो सकता है। यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अधिक ऊष्मा न होते हुए भी किसी पदार्थ का तापमान अधिक ऊंचा हो सकता है, क्योंकि उस पदार्थ का जो भी ग्रहण करने की क्षमता है वो तत्व तो उसमें है, वो पता नहीं कैसा हो सकता है। इसीलिए वहाँ की ऊष्मा कम ऊष्मा होने के बाद भी, अगर कम ऊष्मा है तभी वहाँ का तापमान अधिक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कम तापमान होते हुए भी किसी पदार्थ में अधिक ऊष्मा हो सकती है। कम अगर तापमान है तो किसी पदार्थ में ऊष्मा अधिक हो सकती है। तो ये देखिए 5 अंतर है जिससे आप सूर्यताप और तापमान में अंतर समझ सकते हैं कि सूर्यताप क्या है, तापमान क्या है। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। अब चलिए जानते हैं तापमान को। ये मैं एक छोटा सा समझाने को, क्योंकि इसका पिछला जो चैप्टर है वो सूर्यताप ही था। सूर्यताप में बाकायदा पढ़ा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो तापमान में बता रहा हूँ। तो तापमान को अब चलिए जानते हैं, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो 8 ऐसे कारक मैं बताऊंगा आपको जो तापमान को नियंत्रित करते हैं। तो तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक है फैक्टर ऑफ कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को क्या कंट्रोल करता है, कौन ऐसे कारक है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए पहला है भूमध्य रेखा से दूरी, अर्थात जो भूमध्य रेखा है वहाँ से कितना हम उत्तर और दक्षिण की ओर उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। मान लीजिए भूमध्य रेखा है 0 अंश अक्षांश है, अब यहाँ से नॉर्थ में और यहाँ साउथ में, ये पृथ्वी मान लीजिए, अब नॉर्थ या साउथ में दूरी कैसे बढ़ती जा रही है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा है समुद्र तल की ऊंचाई। तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तीसरा समुद्र तट से दूरी कितनी है। चौथा समुद्री धाराएं। पांचवा प्रचलित पवन है। छठा भूमि का ढाल। सतवां जो है भूतल का स्वभाव कैसा है। आठवां मेघ तथा वर्षा, वहाँ पर मेघ का गर्जन कैसा है, वर्षा कैसा है। तो इन 8 टॉपिक को जो है ये तापमान को नियंत्रित कैसे करते हैं, इसको मैं विस्तृत रूप में चलिए बताता हूँ। तो पहला भूमध्य रेखा से दूरी। चलिए देखते हैं कि पहले जो भूमध्य रेखा से दूरी है उसके बारे में जानते हैं। पहले जब भूमध्य रेखा से दूरी, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लगभग सारा साल लंबिक पड़ती है, अर्थात लंबवत पड़ती है। ऐसे समझिए ये पृथ्वी है तो सूर्य की किरणें जो है सीधे यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? सीधे। यहाँ मान लीजिए यहाँ सूर्य है तो यहाँ से सीधे लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, जिससे वहाँ पर सूर्यताप अधिक प्राप्त होता है, अर्थात यहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पहुँचती हैं और तापमान लगभग 30 सेल्सियस से 30 सेंटीग्रेड होता है। भूमध्य रेखा से दूर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं, अतः वहाँ पर सूर्यताप कम प्राप्त होता है और तापमान भी कम ही होता है। ध्रुवों पर तापमान हिमांक से भी कम हो जाता है और वहाँ बर्फ जम जाती है, बर्फबारी पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे भूमध्य रेखा से दूरी। तो देखिए सालों साल जो तापमान बढ़ता है विषुवत रेखा पर 30 सेंटीग्रेड माना जाता है, जो उसको देखा जाता है 30 सेंटीग्रेड के करीब, 30 जिसे कहा जाता है। और हम जो भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिणाय की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में अंतर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती हैं सीधी पड़ती हैं और
उत्तर और दक्षिण को जाते समय जो सूर्य की किरणें होती हैं तिरछी पड़ने लगती हैं, तिरछा तिरछा ऐसे पड़ने लगती है, ऐसे इफेक्ट पड़ता है तिरछा। तो यहाँ पर आपने समझ लिया किस कारण क्यों प्रभावित करता है भूमध्य रेखा से दूरी तापमान को। तापमान प्रभावित होता है इससे, जिससे तापमान कम बेसी होता है। दूसरा है समुद्र तल की ऊंचाई। तो समुद्र तल की ऊंचाई इसको समझते हैं। तो समुद्र तल पर उच्च तापमान पाया जाता है। जो समुद्र की तल मतलब ऊपरी हिस्सा होता है। मान लीजिए कोई समुद्र है, किसी समुद्र को आप देखते हो तो ऊपर उसके ऊपरी हिस्सा पर तापमान उच्च होता है। ज्यों-ज्यों हम ऊंचाई की ओर जाते हैं त्यों तापमान में कमी आती है। सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई पर सेल्सियस तापमान गिर जाता है। यही कारण है कि पर्वतीय प्रदेश मैदानों की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। दिल्ली की अपेक्षा शिमला का तापमान कम है, क्योंकि शिमला दिल्ली की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको फिर समझा देता हूँ। समुद्र तल की ऊंचाई जो होती है ये क्यों कारक होता है, तापमान को क्यों प्रभावित करता है। तो समुद्र तल पर उच्च तापमान पाया जाता है। जो समुद्र की तल होती है, जो समुद्र का एक लेवल होता है नॉर्मल। अब जो हम ऊंचाई पर जाते हैं, मान लीजिए हम किसी चोटी पर चढ़ते हैं तो त्यों जब हम चढ़ेंगे वहाँ पर तापमान की कमी आती है। देखिए आप हिमालय का एग्जांपल लीजिए, हिमालय बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ा रहता है। सामान्यतः अगर हम देखा 165 मीटर की ऊंचाई पर सेल्सियस तापमान गिर जाता है। सेल्सियस में तापमान गिर जाता है। यही कारण है कि 1 सेल्सियस या 2 सेल्सियस गिरने लगता है धीरे धीरे। यही कारण है कि पर्वतीय प्रदेश मैदान की अपेक्षा अधिक ठंडे होते हैं। तो पर्वतीय जो एरिया होता है, जहाँ पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, वहाँ अधिक ठंडी होती है। अगर हम सामान्य जैसे समतल धरातल देखें, दिल्ली है, अगर देखें हम अगर साउथ भारत देखें, साउथ में, तो यहाँ पर जो एरिया यहाँ पर गर्मी क्यों पड़ती है, क्योंकि ये सामान्य है, समुद्र तल के सामान्य रूप से ये इनका स्थान है, स्थायी है। और जो ऊंचे जैसे आप माउंट एवरेस्ट देख लो, शिमला देख लो, उत्तराखंड देख लो, यहाँ पर देखोगे इस एरिया में तो यहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, ठंडी ज़्यादा पड़ती है। कारण यही है क्योंकि ऊंचाई के हिसाब से तापमान में कमी आने लगती है। नेक्स्ट टॉपिक है समुद्र तट से दूरी। तो समुद्र तट से दूरी जो ये पॉइंट है, ये तापमान को कैसे प्रभावित करता है, चलिए इसके बारे में बताता हूँ। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है। आप लोग जानते होंगे कि जो जल है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि स्थल जो भूभाग है वो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। देखिए ठंडा होता है। अतः जो स्थान समुद्र के निकट है वहाँ पर तापमान लगभग एक समान रहता है। एग्जाम्पल स्वरूप आप ले सकते हो, जैसे यहाँ पर उदाहरण में बताया हूँ, अभी इसको बताता हूँ। तो जैसे कि कोई भी समुद्र के तटीय एरिया, वहाँ पर कोई स्थान जैसे मुंबई, चेन्नई, ये सब एरिया लोग हैं, तो यहाँ पर जो तापमान ठंडी और गर्मी में लगभग एक समान होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र के कारण धीरे धीरे गर्म होगा समुद्र और धीरे धीरे ठंडा होगा, इसीलिए यहाँ का एरिया प्रभावित होता है समुद्र के कारण। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें तो समुद्र से जो दूर स्थित स्थान है वहाँ का जो तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। अर्थात दिल्ली ले लो आप, दिल्ली में आप देखोगे यहाँ पर ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी पड़ेगा। ठंडी के समय में खूब ठंडी पड़ेगा, गर्मी के समय में खूब गर्मी पड़ेगा। तो ये जो समुद्र से दूर एरिया है वहाँ पर, क्योंकि स्थल जो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, तो यहाँ पर अर्थात ऐसे समझो कि समुद्र तट के निकट स्थित स्थानों पर सर्दियों में कम सर्दी, तो समुद्र के समय में जो स्थित स्थान होता है पानी के कारण यहाँ पर कम सर्दी, क्योंकि धीरे धीरे समुद्र गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, और गर्मियों में कम गर्मी होता है। मुंबई में देखेंगे आप तो कम गर्मी भी पड़ता है, कम ठंडी भी पड़ता है। जबकि समुद्र तट से दूर स्थित जो होता है, यहाँ पर दूर लिखना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, तो दूर स्थित स्थानों पर सर्दियों में अधिक सर्दी तथा गर्मियों में अधिक गर्मी होती है। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए दिल्ली में आप देखेंगे ठंडी में खूब ठंडी पड़ेगा और गर्मी में खूब गर्मी पड़ेगा। कारण क्या है कि क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर है। तो यहाँ आपको जो भी कन्फ्यूजन था ये आपको दूर हो गया होगा। जैसे मैं उदाहरणतः यहाँ लिख दिया, मुंबई का तापमान दिल्ली के तापमान की अपेक्षा अधिक समान रहता है। तो मुंबई में क्योंकि ये समुद्र किनारे, इसीलिए यहाँ पर चूँकि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि समुद्र जो धीरे धीरे
गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। धरातल इसकी अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। तो मुंबई का तापमान सामान्यतः रहेगा ठंडी और गर्मी में, लेकिन दिल्ली के तापमान जो होता है ठंडी में ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं, तापमान को प्रभावित करता है समुद्री धाराएं कैसे प्रभावित करता है तापमान को। चलिए बताता हूँ। तो समुद्री धाराएं तटवर्ती क्षेत्र के समान, माफ कीजिएगा, समुद्री धाराएं तटवर्ती क्षेत्रों के तापमान को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। तो तटवर्ती, यहाँ पर पॉइंट क्या है, तटवर्ती। जिन क्षेत्रों में गर्म धारा बहती है वहाँ का तापमान अधिक होता है, तथा जिन क्षेत्रों में ठंडी जलधारा बहती है उन क्षेत्रों का तापमान कम हो जाता है। उत्तर पश्चिमी यूरोप के तट के साथ गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा बहती है। अब आप लोग जानते होंगे गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है आप अटलांटिक महासागर से ये निकलती है, अटलांटिक महासागर से, और ये विषुवत रेखा से होते हुए आप देखें गल्फ स्ट्रीम की खाड़ी से होकर गुजरती है और सीधे लेब्राडोर के बगल से ही, यूँ कहे तो आप लेब्राडोर उधर से आती है। लेब्राडोर की जलधारा ठंडी होती है, उसके करीब से ही उसको गर्म करते हुए सीधे जो आप देखेंगे यहाँ पर आर्कटिक महासागर है, वहाँ पर आर्कटिक जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर ये जाके मिल जाती है आर्कटिक महासागर में। तो ये यूरोप के करीब से गुजरती हुई जाती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है जो यूरोप के तटीय भागों का तापमान ऊंचा बनाए रखती है। इसके विपरीत लगभग उसी अक्षांश पर स्थित लेब्राडोर, देखिए मैं अभी चर्चा में लिया हूँ, लेब्राडोर के तट के साथ लेब्राडोर की ठंडी धारा बहती है, जिससे यह क्षेत्र वर्ष में लगभग 9 मास हिमाच्छादित रहता है, मतलब लगभग 9 महीने हिम से छाया रहता है। जर्मनी में बर्लिन 52 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तथा न्यूयॉर्क का अक्षांश 40 अंश पर स्थित है उत्तर में। दोनों देखिए, दोनों उत्तर में है। उत्तरी ये 52 अंश पर है या 40 अंश पर है, जो न्यूयॉर्क के 40 अंश पर स्थित है, और जर्मनी देखेंगे हम यूरोप महाद्वीप में तो 52 अंश पर स्थित है उत्तरी अक्षांश। फिर भी समुद्र धाराओं के प्रभाव के कारण इन दोनों नगरों में जनवरी का तापमान लगभग एक समान है। दक्षिण अफ्रीका का पश्चिमी तट पर वेनेजुएला की ठंडी धारा बहती है तथा पूर्वी तट पर मोजाम्बिक की गर्म धारा बहती है। अतः अफ्रीका, देखिए अब आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ। अतः अफ्रीका के पश्चिमी तट पर तापमान कम और पूर्वी तट पर तापमान अधिक होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि आप कहा कि यहाँ से मैं लेता हूँ आपको यहाँ से नोट्स देखिएगा ध्यान से कि जर्मनी में बर्लिन जो है 52 अंश पर है, तो यहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़नी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग मैं शुरू में बताया हूँ, पहला पॉइंट जो था कि जो सूर्य किरणें विषुवत रेखा से ऊपर और नीचे जाती है, तिरछी पड़ती है, वहाँ पर ठंडी बढ़ने लगती है। तो 52 अंश चूँकि यहाँ पर सूर्य की प्रकाश किरणें कम पहुँचती है और 40 अंश पर ज़्यादा पहुँचती है, लेकिन दोनों का तापमान क्यों गर्म समान होता है जनवरी के महीने में? कारण यही है कि देखिए, जो लेब्राडोर की जलधारा है, लेब्राडोर की जलधारा जो है ये न्यूयॉर्क के करीब में आती है, जिसके कारण इस एरिया में ठंडी होता है, जिसके कारण यहाँ पर 9 मास देखिए लेब्राडोर एरिया में हिमाच्छादित होता है। इसी कारण ये प्रभावित होता है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में तापमान बर्लिन जैसा होता है। अब देखिए बर्लिन का तापमान घटने की अपेक्षा क्यों 40 अंश अक्षांश जैसा न्यूयॉर्क जैसा होता है? कारण ये है, ऐसे यहाँ पर छोटा सा फिगर में समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर इस एरिया में न्यूयॉर्क है और इस एरिया में आप जो देखिए 2 एरिया, यहाँ 52 अंश है और यहाँ पर देखिए 40 अंश है इस एरिया में न्यूयॉर्क है। अब यहाँ पर से लेब्राडोर धारा आती है, यहाँ से गल्फ स्ट्रीम ऐसे जा रही है, तो ये यूरोप एरिया है, ये अमेरिका एरिया है। अब देखेंगे यहाँ पर जो मैं बनाया हूँ, तो ये लेब्राडोर वाली जो एरिया है, यहाँ पर जो है 40 अंश है और यहाँ 52 अंश है, तो यहाँ पर ठंडी ज़्यादा होगी। लेकिन गर्म जलधारा जो होती है गल्फ स्ट्रीम, यहाँ का तापमान को बनाए रखती है, और लेब्राडोर जो जलधारा है 40 अंश पर गर्मी को ठंडा कर देती है। इसी कारण जनवरी के मंथ में जर्मनी का और न्यूयॉर्क का तापमान लगभग समान होता है। क्लियर। अब देखिए अगला जो पॉइंट है मैं बताया, फिर भी यहाँ पर जो है इसके आगे जो दक्षिणी अफ्रीका का पश्चिमी तट पर वेनेजुएला की ठंडी जलधारा, देखिए यहाँ पर ये मैं आपको वेनेजुएला की ठंडी धारा बहती है पश्चिमी तट पर दक्षिण अफ्रीका का, पूर्वी तट पर मोजाम्बिक की गर्म धारा बहती है। अतः अफ्रीका के पश्चिमी तट पर तापमान कम तथा पूर्वी तट पर तापमान अधिक होता है। अब देखिए कारण क्या होता है, क्योंकि वेनेजुएला जो है ठंडी जलधारा है और ये ठंडी जलधारा जो है पश्चिमी तट पर बहती है।
तो पश्चिमी तट का तापमान क्या होगा, कम होगा, और पूर्वी तट का जो तापमान है अधिक होगा। कारण क्या है, क्योंकि जो पूर्वी तट है अफ्रीका का, वहाँ पर जो देखेंगे आप, जो हिंद महासागर की जलधारा है वो गर्म होती है, वो आती है पूर्वी तट तक, इसी कारण वहाँ पर गर्मी होता है। और यहाँ पर देखेंगे आप अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यहाँ पर तापमान कम होता है, क्योंकि यहाँ पर वेनेजुएला की ठंडी जलधारा होती है। तो धाराएं प्रभावित करती हैं। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको कि जहाँ तापमान ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ठंडी जलधारा हो जाती है, और जहाँ पर कम होना चाहिए तापमान वहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर गर्म जलधारा पहुँच जाती है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताया हूँ आपको, जहाँ गर्म जलधारा, अगर देखिए किसी बर्फ एरिया में गर्म जलधारा पहुँच जाए तो उस बर्फ को पिघला देंगे। इसीलिए जर्मनी बर्लिन जो एरिया 52 अंश पर बसा हुआ है, लेकिन वहाँ पर 52 अंश पर होने के कारण भी 40 अंश के तापमान के बराबर न्यूयॉर्क का वहाँ का जनवरी के मंथ में तापमान होता है। क्लियर होगा, समुद्री धाराएँ भी तापमान को प्रभावित करती हैं, एक कारक है। क्लियर। नेक्स्ट है टॉपिक प्रचलित पवन। अब प्रचलित पवन तापमान को कैसे प्रभावित करती है, चलिए जान लेते हैं। जिन स्थानों पर गर्म पवनें आती हैं वहाँ का तापमान अधिक, तथा जहाँ पर ठंडी पवनें आती हैं वहाँ पर तापमान कम होता है। क्लियर हो गया ना। इटली में सहारा मरुस्थल से आने वाली सिरोको पवन उत्तरी भारत के मैदानी भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली लू से कई बार तापमान 45 सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यूरोप में मिस्ट्रल तथा चीन में चलने वाली एशिया की ठंडी वायु से तापमान काफ़ी नीचे गिर जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रचलित पवन है, इसके कारण जो प्रचलित मतलब जिसका नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, जो हर साल चलती रहती हैं, तो प्रचलित जो पवन के कारण भी तापमान पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ तापमान कम बेसी होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बताया हूँ, इटली में सहारा मरुस्थल से आने वाली जो इटली यूरोप महाद्वीप में सिरोको पवन जो होती है सहारा मरुस्थल उठती है, तथा उत्तरी भारत के मैदानी भाग में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली लू से कई बार तापमान 45 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो देखिए, जो अगर गर्म पवन है, यहाँ पर ऐसे बता रहा हूँ कि गर्म पवन है तो उस एरिया के तापमान को गर्म कर देगा, अगर ठंडी पवन है तो उस एरिया के तापमान को ठंडा कर देगा। तो प्रचलित पवनें भी तापमान को प्रभावित करती हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि का ढाल। भूमि का ढाल आप कहेंगे कैसे प्रभावित करती है, चलिए जानते हैं भूमि के ढाल तापमान को कैसे प्रभावित करती है। यह तथ्य पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि भूमि के जो ढाल सूर्य के सामने होते हैं वह अधिक सूर्य ताप प्राप्त करते हैं और वहाँ पर तापमान भी अधिक होता है। इसके विपरीत जो ढाल सूर्य से परे होते हैं, जैसे कि सूर्य से ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं और सीधे नहीं पड़ते हैं, वहाँ पर तापमान कम होता है और वहाँ पर तापमान भी कम होता है। हिमालय और आल्प्स पर्वतों के दक्षिणी ढलानों पर तापमान अधिक तथा उत्तरी ढलानों पर तापमान कम पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि कैसे, देखिए सूर्य की, देखिए कर्क रेखा से जब सूर्य, मान लीजिए ऐसा समझिए कि विषुवत रेखा ये, अब यहाँ से सूर्य है सीधे, यहाँ मान लीजिए इसे हिमालय है, इसे खड़ा हिमालय है यहाँ। अब ये हिमालय कहाँ पर, कर्क रेखा का गई है, मान लीजिए कर्क रेखा है, जैसे कि मैं ये विषुवत रेखा खींचाऊँ माफ कीजिए। अब ये विषुवत रेखा, अब सूर्य यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है। अब ये मान लीजिए दक्षिणी एरिया है, इसका दक्षिणी है, यहाँ पर सीधे तापमान पहुँचेगा, सीधा प्रभावित करेगा। लेकिन जो इसका उत्तरी एरिया, जो इसका पीछे का भाग है, वहाँ पर तापमान क्या होगा, कम पहुँचेगा। अब कारण क्या, क्योंकि वो पीछे का भाग है, सीधे पड़ नहीं रहा, इसीलिए। तो सूर्य की जो किरणें हैं जो सीधे पड़ती हुई भाग होती है वहाँ पर जल्दी पहुँच जाती है, पिछले वाले भाग पर हीट के कारण वहाँ का पिछला वाला भाग गर्म होता है धीरे धीरे, तो सीधा नहीं पहुँच पाती। इसलिए भूमि का ढाल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है तापमान को प्रभावित करने के लिए। जैसा मैं एग्जांपल में आपको दिया हूँ कि हिमालय जो है, आप कर्क रेखा पर सूर्य अगर आता है तो सीधे हिमालय के दक्षिणी जो एरिया है वहाँ पर सीधे तापमान ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन उत्तरी एरिया में देखेंगे तो तापमान नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि वहाँ पर उस एरिया में तापमान जा ही नहीं पाता है उत्तरी एरिया में। मान लीजिए आप खड़े हैं, आपके सामने से कोई टार्च बार है, तो आपके जो सामने वाला हिस्सा है सीधा प्रभावित होगा, लेकिन पीछे का हिस्सा नहीं प्रभावित होगा सीधा। एग्जाम्पल समझ गए अपना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। नेक्स्ट है आपका जो पॉइंट है भूतल का स्वभाव। भूतल का स्वभाव कैसा है इसके बारे में जानते हैं, ये तापमान को कैसे प्रभावित करता है। तो हिम तथा वनस्पति से ढके हुए
भूतल सूर्य से प्राप्त हुए अधिकांश ताप को परावर्तित कर देते हैं। तो अब हिम और तथा वनस्पति, अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कहीं पेड़ पौधे ज़्यादा हैं जिस एरिया में, जैसे ब्राज़ील का आप क्षेत्र, ब्राज़ील का आप घना जंगल ले लो, जैसे आप एग्जांपल ले लो कि रसिया का साइबेरिया एरिया ले लो, तो यहाँ जो हिम से ढके होते हैं, वनस्पति से ढके होते हैं जो भूतल, वहाँ पर जो होता है तापमान जो सूर्य से प्राप्त होता है उसको परावर्तित वापस कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ऐसे एग्जाम्पल समझो, ये मान लो ये पृथ्वी है और यहाँ से सूर्य किरणें आई, या मान लो यहाँ पर ज़्यादा पेड़ है, ये पेड़ सब है, ये पेड़ है, ऐसे ऐसे पेड़ है और यहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा हुआ इस एरिया में। अब यहाँ पर जब सूर्य किरणें पड़ेगी तो इसको ये वापस रिफ्लेक्ट वापस कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। अतः इन प्रदेशों में तापमान अधिक नहीं हो पाता है। इसके विपरीत बालू तथा काली मिट्टी से ढके हुए प्रदेश अधिकांश सूर्य ताप का अवशोषण कर लेते हैं, वहाँ पर तापमान अधिक होता है। अब देखिए, जैसे कि सहारा मरुस्थल ले लीजिए, सहारा मरुस्थल हो गया, जो भी मरुस्थल लेंगे ये सूर्य के तापमान को, क्योंकि ये खुला होता है, मिट्टी सीधे अवशोषित कर लेता है सूर्य के तापमान को, सूर्य की जो प्रकाश आती है उसको अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वहाँ पर तापमान ज़्यादा हो जाता है। अब जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पर देखिए, आप एग्जांपल लीजिए, किसी बगीचे में आप जब जाते हैं तो आपको ठंडा ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि वो सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देती है। ऐसे आप जाके किसी खुले बालू के ढेर में बैठ जाओ तो वहाँ सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी तो आपके बदन में क्या गर्मी महसूस होगा ना, वहाँ पर जलने लगेगा आपका बॉडी। वही एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप बर्फ़ वाले किसी एरिया में जाइए, वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर चमक ज़्यादा होगी और वहाँ का जो सूर्य का किरणें आएंगी वो रिफ्लेक्ट वापस हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। और आप किसी सहारा मरुस्थल या थार मरुस्थल जैसे हिस्सों में जाएंगे वहाँ पर, या काली मिट्टी जैसे आप महाराष्ट्र में जाएंगे, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। कारण क्या होगा? क्योंकि ये अवशोषित कर लेती हैं सूर्य की किरणों को, इसीलिए तापमान वहाँ का बढ़ जाता है। क्लियर? भूतल का स्वभाव, अगर भूतल पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं जिस एरिया में, वहाँ पर ठंडी नॉर्मल होगा, वहाँ पर तापमान कम होगा। लेकिन अगर जहाँ खुले हैं, मिट्टी हैं, जैसे कि मिट्टी में जैसे रेत वाला एरिया है, ज़्यादा मरुस्थलीय एरिया है, काली मिट्टी वाला एरिया, तो ये क्या करेंगे, सूर्य के जो प्रकाश उसको अवशोषित कर लेंगे, जिसके कारण वहाँ का तापमान बढ़ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, मेघ तथा वर्षा कैसे तापमान को प्रभावित करते हैं। जिन प्रदेशों में मेघ छाए रहते हैं, अर्थात बादल छाए रहते हैं, मान लो ये ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तो आपको क्लियर समझ में। मान लो ये पृथ्वी है, अब यहाँ पर ये क्षोभ मंडल है, अब यहाँ पर क्या मेघ का एक बादल छाया हुआ है, ये मेघ का। अब इस एरिया में मेघ का बादल छाए हुए हैं तथा वर्षा अधिक हो रही है, ये बात यहाँ पर टॉपिक है, वर्षा अधिक हो रही है, वहाँ पर तापमान अधिक नहीं हो पाता क्योंकि मेघ सूर्य की किरणों को परावर्तन कर देते हैं। उदाहरणतः भूमध्य रेखीय खंड में सूर्य की किरणें के लंबवत पड़ने के बावजूद भी वहाँ पर इतना अधिक तापमान नहीं हो पाता है जितना कि मेघ रहित उष्ण मरुस्थलीय भागों में होता है। जैसे कि मैं आपको पहले ही टॉपिक में बताया हूँ कि लगभग विषुवत रेखा पर तापमान जो होता है 30 सेंटीग्रेड होता है, 30 से 30 सेंटीग्रेड पहले टॉपिक में बताया हूँ। कारण क्या होता है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है तो मेघ छाए रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर तापमान नहीं बढ़ पाता है। अब इसके विपरीत आप किसी मरुस्थलीय एरिया में लगेंगे, उष्ण कटिबंधीय एरिया में देखेंगे, वहाँ पर तापमान कम सूर्य के प्रकाश पहुँचने के बावजूद भी तापमान ज़्यादा होता है। कारण क्या है? कारण यही है कि वहाँ पर मेघ नहीं छाए होते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पर जहाँ पर मेघ छाए हैं, वर्षा हो रही है, वहाँ पर तापमान कम होता है क्योंकि वो सूर्य की किरणों को वापस कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इसीलिए विषुवत रेखा पर तापमान 30 डिग्री के लगभग रहता है। लेकिन आप देखेंगे वैसे ही किसी मरुस्थलीय एरिया में या उष्ण कटिबंधीय एरिया में, वहाँ पर तापमान कम प्रकाश पहुँचने के बाद भी तापमान ज़्यादा होता है। कारण ये क्योंकि वहाँ पर मेघ नहीं छाए होते हैं, वर्षा नहीं होता है। तो ये तापमान से संबंधित उसको प्रभावित करने वाले 8 कारक थे, जिसको मैं आपको विधिवत रूप में, माफ कीजिएगा, विधिवत रूप में, विस्तृत रूप में या इसे समझाया हूँ मैं। आई होप आपको ये प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ गए होंगे। और मैं सूर्यताप और तापमान में मैं अंतर बताया हूँ, इसके साथ साथ तापमान का परिभाषा बताया हूँ। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में तापमान संबंधित लेकर आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको आपके पढ़ाई में ज्ञान के लिए आगे ले जाता है या जानकारी अच्छा प्राप्त कराता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।
लाइक कीजिएगा और जाते जाते अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।